जब तक पावर होगी तभी काम आगे चलेगा, नहीं तो चाहे आपके विधायक जीत जाएं 40। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 43। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और बात वही है कि जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन गई, मगर कामकाज को लेकर अभी भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर कौन सी सरकार ने काम करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार ने या फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने। और उमर अब्दुल्ला खुद भी कंफ्यूज हैं कि आखिर उनके पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फैसले वो ले सकते हैं, इसका भी कुछ साफ नहीं हो रहा। और इसी बीच में कम से कम उमर अब्दुल्ला सरकार कोशिश कर रही है कि जनता के साथ जो है संपर्क साधा जाए, संपर्क रहे और जनता को लगे कुछ काम हो रहा है। ऐसे में जब उमर साहब देश से बाहर है रिलीजियस टूर पर, तो आज उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ सरप्राइज विजिट कर डाले। ना केवल गांधीनगर हॉस्पिटल में विजिट किया और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ऑफिस में विजिट किया, बल्कि 10 एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी मौके पर कर दिया। अब उनके सस्पेंशन ऑर्डर निकले हैं या नहीं, ये अभी तक जो है पता नहीं है। इसका कल हम पता जरा करेंगे। क्या लगता है पवन जी, दौरे भी ठीक हैं, सरप्राइज विजिट भी ठीक हैं, आखिर जनता पर तो असर चाहे हो रहा हो, मगर कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज पे असर नहीं हो रहा मंत्रियों के दाड़ों का? देखिए, डिपेंड करता है कि उस विभाग के भीतर जो अधिकारी हैं जी, उन पर डिप्टी सीएम की कितनी छाप है जी, और क्या उनको ऊपर से आदेश हैं कि लाइटली लेना है। डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम साहब के पास है, उस डिपार्टमेंट के वो मंत्री है जी। अब डिपेंड करता है कि जो सस्पेंशन हुई है, अगर वो हो जाती हार्ड रहता है तो देखा जाएगा कि डिप्टी सीएम भी पावर रखते हैं। अगर हवा में है तो फिर लोगों को दिखाने के लिए ये टूर हैं। लोगों को जो आप बता सकते हो कि मैं विजिट में हूँ, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जिस तरह से अंदर वो एक इंजीनियर थे जहाँ उनके अधिकारी थे, जब डिप्टी सीएम उनको कह रहे हैं कि ये देखो ये क्या हो रहा है, कितना गंदगी पड़ी है, ये आखा छोड़ो जी, इनकी बात छोड़ो, पता फिर छोड़ो ना, फिर आगे बहुत दूर तक बोला ठीक है ठीक है, है ना, बोला ठीक है ठीक है, तो ठीक नहीं है जी, है ना। तो ये इट मीन्स कि एम्प्लॉय भी इतने वो लाइटली ले रहे हैं, वो इतना वो नहीं, वो देख रहे हैं ठीक है ऊपर एलजी साहब बैठे हैं। तभी हम कह रहे थे कि स्टेट में जब स्टेटहुड होगी, मंत्रियों के पास पावर्स आएगी। ठीक है, एलजी साहब के पास अधिकार हैं बहुत से विभागों के, लेकिन मंत्रियों के पास भी पावर होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी अगर सामने खड़े होकर जैसे आज उन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। अगर उनको ही सस्पेंड कर देते, बाकी एम्प्लॉइज को तो किया बात लगे है, लेकिन डिपेंड करता है मंत्री का नेचर कैसा है। अगर ये कहीं कोई दूसरे मंत्री होते पुराने टाइम पे, जब कांग्रेस के थे, जहाँ चौधरी लाल सिंह होता, जहाँ श्याम शर्मा होते, या फिर सुरजीत सिंह सलाथिया होते, तो रिजल्ट कुछ नहीं। बात ऐसी ही नहीं है पवन जी, मुझे लगता है आज अगर वो मंत्री भी होते बिना पावर के, तो फिर जो है मंत्री वही मैं कह रहा हूँ, और मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, पुराने टाइम में उस समय तो नहीं था। सुरिंदर चौधरी स्वभाव से कड़क हैं, वो इतने नरम नहीं है, वो एमएलसी रहते हुए ज्यादा पावर में थे आज से, मगर उनको पता है सरकार पावर में है नहीं। अब बड़ी बात यह है कि अगर इसी सरकार को पावर मिलती है तो कम से कम एक रोब जो विभाग के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर मंत्री का होना चाहिए वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उमर अब्दुल्ला अपना रिलीजियस टूर खत्म कर चुके हैं, लगातार सोशल मीडिया पे वो अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज उन्होंने एक मेट्रो ट्रेन में यूएई में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ उनके पिता भी थे और उनके कलीग्स भी थे, जिसमें एक मंत्री और 3 विधायक। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारा टूर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा रिलीजियस टूर है, उम्मीद है कि वो कल वापस लौट आएंगे और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट का विस्तार भी जो है अगले 1 हफ्ते के भीतर हो जाएगा। तो पवन जी, मंत्री तो बढ़ जाएंगे, मगर वही बात है कि उमर अब्दुल्ला का फोकस मुझे लगता है पावर पे होगा, कि कम से कम कुछ पावर तो उनके पास आए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ड्यूटी है, तो आपके पास एक लिमिट है कि आप इतने मंत्री बना सकते हो। आपके पास कोई भी आप बड़े फैसले लेंगे या कोई भी आपने बड़े प्रोजेक्ट का काम करना है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल आप एलजी के पास जाएंगे और वहीं से आगे तक बात जाएगी। वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार करना सरकार के लिए 9 लोग पूरे करने हैं, इंक्लूडिंग सीएम, वो होना भी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कौन किसको रखता है मंत्री, कौन किस पार्टी से कितने लोगों को लेते हैं। जहाँ तक जो जानकारी है कि 2 एनसी से होंगे, एक कांग्रेस, अगर कांग्रेस मानती है तो ठीक, नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट का चांस लगेगा। लेकिन
मंत्री पद जो मंत्रालय जो है वो पूरे कैबिनेट पूरी होनी चाहिए। ये तो एक एक मंत्री के पास 4-4 5-5 विभाग हैं, तो बस दौड़ धूप लगी हुई है। लेकिन डिपेंड करता है कि सेंटर में अगर दिल्ली रुकते हैं तो किससे मुलाकात होती है, क्या रिजल्ट निकलता है कि स्टेटहुड कब मिलनी है, या फिर कौन कौन से विभाग इंपॉर्टेंट सीएम अपने पास ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर था और उसमें की नोट एड्रेस था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट की नोट एड्रेस दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल के हिसाब से भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है अगर यहाँ का टेक्सटाइल बाहर एक्सपोर्ट हो, और बाहर से जो टेक्सटाइल आना है वो यहाँ इंपोर्ट करके उसके ऊपर कुछ नया काम हो, तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी खड़ा किया जा सकता है, जैसे कि गुजरात या कुछ बड़ी स्टेट्स का है। देखिए, जम्मू कश्मीर में टेक्सटाइल्स की यहाँ पर मुझे लगता है कठुआ में ही एक बड़ी फैक्ट्री जो मिल जिसे कहते हैं वो है। अगर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं टेक्सटाइल्स को, तो रोज़गार के साधन भी बढ़ते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेक्सटाइल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके ऊपर वो बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी रोज़गार के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर वहीं एक बार वापस आपको ला रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा इवेंट था। पहले इस तरह के इवेंट सीएम अटेंड करते थे जी, सीएम के लिए होता था फिल्म फेस्टिवल में जाना, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कोई मीटिंग होगी, लेकिन अब एलजी साहब कर रहे हैं, सरकार या फिर पवन जी ऐसे जो इवेंट्स होते थे तो कम से कम जो कंसर्न मिनिस्टर है, जैसे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को होना जरूरी था, मगर वो मिनिस्टर्स हम देख रहे हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनमें उस विभाग का मिनिस्टर भी शामिल नहीं होता है। बिल्कुल, तो वही पावर का खेल है, वेट करना पड़ेगा जब तक स्टेट नहीं मिलती है, जब तक पूरी पावर्स नहीं आती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं उनकी पावर मिले। आगे बढ़ते हैं, बाकी खबरों की बात करेंगे। आज शाम को एक लाइट सा अर्थक्वेक भी महसूस किया गया है जम्मू में, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात रही। 4 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल पे है। पवन जी, क्या जानकारी है आपके पास जो अर्थक्वेक आज शाम को एक महसूस किए गए? कुछ झटके कुछ जगह लोगों ने महसूस किए, कुछ जगहों पर हुए हैं, जो डिटेल मेरे पास अभी आई थी जी, मैं वो एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ पर मैंने उसको रखा नहीं था। ये इसका जो सेंटर था वो अफगानिस्तान में था, और ये 5 पॉइंट समथिंग के आसपास वो झटके लगे थे, और डेप्थ का भी उन्होंने मौसम विभाग ने बताया था कुछ कि कितने का है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि जो चंबा हिमाचल का इलाका है, जिससे डोडा किश्तवाड़ का इलाका जुड़ता है, और वो भी अगर हम कहें तो रियासी कहीं पर भी इम्पैक्ट होता है तो रियासी सबसे पहले वहाँ पर वो अगर कहा जाए तो वो सिस्मिक जोन जो है वो रियासी में है, डोडा या रियासी ये वाला। तो अगर कहीं झटके बाहर भी, जब एक बार बड़ा भूचाल आया था तभी वो कहीं हिंद कुश में जाकर वो सेंटर उनका बना था, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा था तब। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत बार सुर्खियों में रहा है, कई सारे बड़े एग्जाम्स को लेकर कई बार उंगलियां भी उठती रही हैं, और एक बड़ा चैलेंज है अब उनके लिए 1 दिसंबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल्स के एग्जाम होने जा रहे हैं। बहुत देर से इंतजार हो रहा था कि कोई बड़ी रिक्रूटमेंट हो, और बड़ी रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद और नई सरकार बनने के बाद पहला बड़ा एग्जाम होने जा रहा है रिक्रूटमेंट के लिए। युवा बहुत उत्साहित हैं, और उतने ही उत्साहित विभाग के लोग भी हैं, मगर साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के तरफ से एक निर्देश दिए गए हैं सभी डीसीज को कि एसएसपी और डीसी मिलकर अपने अपने ज़िलों में जितने भी सेंटर हैं उनका निरीक्षण करें, ताकि इस एग्ज़ाम के ऊपर ना तो कोई उंगली उठे ना कोई सवाल उठे, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्मूथ तरीके से आगे बढ़े। विवादों में गिरा रहा है विभाग भी, और ये एग्ज़ाम जो हुए हैं, चाहे जेकेपीएससी का हो या दूसरे विभागों में जो थी जेईस का, वो पेपर लीक होने का मुद्दा वो भी चल रहा है, सीबीआई के पास मामला है। लेकिन अब जो इतना कुछ हो चुका है, अब जो उम्मीद है कि अब चाहते हैं कि पारदर्शिता से पूरे एग्ज़ाम हों, और इस समय जो सेंटर बने उसके लिए ऑब्जर्वर अलग से नियुक्त किए गए हैं, पुलिस की टीमों को शामिल किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों को शामिल किया गया है। जहाँ जहाँ भी सेंटर होंगे सीसीटीवी की सुविधा वहाँ पर रखी गई है कि कोई भी ऐसी घटना जहाँ पर ना हो। लेकिन वो पहले भी था जब हुए थे। अब जो कंपनी आप ऑथराइज करते हो कि वो एग्ज़ाम करवाएगी, अगर वहीं से पेपर लीक होंगे तो आप यहाँ पर जितना मर्जी तामझाम करके आइए, जो घर से पेपर की तैयारी करके आएगा उसके लिए तो आसान है। डिपेंड करता है कि जो कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी जो कंपनी की साख कैसी है, क्या वो कहीं ब्लैक लिस्टेड हुई है, या उसके ऊपर कोई चेक है, या उसके भीतर कोई ऐसे अपने लोग हैं जिन्होंने देखा हो कि कहीं कोई ऐसा इसके अंदर कोई ऐसा कोई कमी ना हो, ताकि दोबारा से ऐसा ना हो
वो चीज़ देखने वाली होगी। लेकिन चलो, हालांकि इसको लेकर भी पंगा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि एज बढ़ाएंगे, ना तो इन्होंने पुलिस कांस्टेबल की बढ़ाई और ना ही JKPSC की, उनकी भी तो उन्होंने लिस्ट एग्ज़ाम की डेट निकाल दी है कि फॉर्म भरने की तो तिथि आई गई है, लोग भर भी रहे हैं। तो वो भी एक इशू इसके साथ बना हुआ है। मगर उम्मीद करते हैं ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छे से चलेगा और बहुत सारे युवाओं की उम्मीद जुड़ी हुई है जो बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में जाना चाहते हैं। उनके कांस्टेबल के एग्जाम्स 1 दिसंबर को होने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये विभाग नेशनल हाईवेज का नितिन गडकरी के तहत आता है और बहुत काम इस विभाग ने किया है। NHAI ने एक और बहुत बड़ा फैसला इस बार सर्दियों में लिया है, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया के लिए, जहां फॉग से रात को ट्रैफिक बहुत प्रभावित होता है, रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। उन्होंने कहा है कि NHAI की टीम्स रात को हाईवे पर रहनी चाहिए और ख़ास तौर पे जहां जहां लाइट्स की ज़रूरत है वो भी लगाएं, ताकि फॉग से लोगों को रात को चलने में दिक्कत ना आए। तो ये एक अच्छा कदम है अगर इस कदम को वाकई में प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। देखो दीपक, इसमें एक चीज़ और भी है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जो नए रोड बने हैं, जैसे रिंग रोड है जी, रिंग रोड सारा जो है कि बॉर्डर बेल्ट से होके जा रहा है जी, और ये सारा मैदानी इलाका है और यहाँ पे इतनी फाग होगी कि गाड़ी जो है उसकी विजिबिलिटी 5 फीट भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा फाग पड़ती है। अगर आप नीचे वाला इलाका ले लेते हैं, अगर अभी का जो रिंग रोड है, तो आप वहाँ जहाँ पर टोल प्लाजा होता था उसके आप साइड से चल के बिश्नाह की साइड से निकल के जाइए, अखनूर तक पूरा रिंग रोड है जहाँ बहुत ज़्यादा फाग अभी भी सुबह में होती है। और जो नया रोड बना है बॉर्डर का, जो रामगढ़ की साइड से जाता है और सीधा पंजाब को जाके टच कर रहा है जी, वो भी बहुत ज़्यादा फागी रहेगा, क्योंकि इस मैदानी इलाके में ज़्यादा धुंध कोहरा रहता है। और ऐसा होना भी चाहिए। पेट्रोलिंग रात को जो इनकी इसकी नेशनल हाईवे की टीम है वो भी करें और साथ में लाइट्स का ऐसी लाइट्स हो जो कोहरे को काट सके, ताकि गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के सरकारी चालीसा में इतना ही, मगर हमारे प्रोग्राम्स को लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करते रहिए और लाइफ में कुछ ना कुछ थॉट्स पॉजिटिव अपनाते रहना चाहिए। उसमें एक है फॉरगिवनेस। हमेशा ये सोचें कि अगर आप किसी को माफ़ कर पाएँ तो ये बहुत बड़ा एक इंसान के लाइफ में पॉजिटिव चीज़ होती है। इसीलिए कोशिश करें अपने आप को जहाँ तक हो सके सुधारें, इसी से हमारा समाज और जीवन आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और हमारे कार्यक्रमों को माइन्यूटली देखते होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। और जैसे आजकल हम 5 बजे लाइव कर रहे हैं आपके मुद्दों पर, तो अपने जो मुद्दे हैं हमें ज़रूर बताते रहा करें। बहुत